एक भावुक चेहरे और नम आंखों के साथ बोली जाए तो लड़की मान भी लेती है। झुन्नू देखने गया और धनिया का बाप बोलता है शेरनी है, फाड़ देती है। झुन्नू करेगा ब्याह? खप खत्म। अपने आप को इंसान समझो और इंसान की नजर से देखो। अपने आप को पुरुषों की नजर से देखना बंद करो। आप जिसको भोगने जा रहे होते हो ना, वो अब आपके लिए चेतना नहीं होता, वो आपके लिए पदार्थ बन जाता है। और पदार्थ की तो मालकियत करी जा सकती है ना। मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है। अगर ताकत स्त्रियों के हाथ में आ जाती है तो वो भी पुरुषों के ऊपर इसी तरह का अंकुश और बंदिश लगाती हैं। वो भी फिर पुरुष को अपनी संपत्ति की तरह देखती हैं। मैं तेरी मालकिन हूं, तू मेरे हिसाब से काम करेगा। तो भोग का अर्थ ही होता है बंधन लगाना। और ये पुरुष की भोग वृत्ति ही है जिसके कारण स्त्रियों पर इतिहास में लगातार इतने बंधन लगे रहे हैं। उसमें बात न प्रेम की है न सुरक्षा की। लव, केयर, ये सब स्मोक स्क्रीन है। खुद को और दूसरे को धोखा देने के तरीके हैं। देखा है कढ़ाइयों पर भी कैसे पुराने समय में लोग नाम खुदवा देते थे। सब बर्तनों पे, तांबा, पीतल, गिलास तक पे नाम लिखवा देते थे। कढ़ाई तो ठीक है। वो बात वही थी, मेरा माल है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसी तरीके से महिलाओं के हाथ में गुदने गुदवाए जाते थे। बड़ी मजेदार बात है, महिलाएं सारी अशिक्षित होती थी। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय 10-15 में से एक महिला भी साक्षर नहीं होती थी। 10-15 में से एक भी। और साक्षर माने बस कि जिसको अक्षर ज्ञान हो, ये नहीं कि जो शिक्षित है, जिसको बस अक्षर ज्ञान हो। 10-15 में से एक महिला भी साक्षर नहीं थी। लेकिन यहां पे उनके अक्षर गुदे होते थे। उनका नाम लिखते थे, उनके पति का नाम लिखते थे। या उनके गांव का नाम लिख दिया जाता था। समझ रहे हो? कई बार तो सिर्फ उनके पति का नाम लिख दिया जाता था। मैं बड़ी एक रोचक जानकारी पढ़ रहा था। जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं वोट ही नहीं डाल पाई। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों। क्यों नहीं डाल पाई? वो अपना नाम ही बताने को तैयार नहीं थी। बोली हमारा कोई नाम होता ही नहीं है। मैं झुन्नू की पत्नी हूं या नुन्नू की अम्मा हूं। बात समझ रहे हैं? गांव देहात की तरफ चले जाएंगे तो वहां महिलाओं को पुकारने का एक ये तरीका है कि उनको उनके गांव के नाम से बोल देते हैं बस। कि एक संयुक्त परिवार है, उसमें 5-7 महिलाएं हैं, 5-7 बहुएं हैं, 5-7 भाई हैं, उनकी 5-7 बहुएं। तो वो जिस जिस गांव से आई होती है उनको उसी गांव के नाम से बुला देते हैं। क्योंकि माल की अपनी कोई सत्ता थोड़ी होती है। बस उस पर ये लिख दिया मेड इन चाइना, जहां से आया है। उसकी अपनी कोई एजेंसी थोड़ी है। उसका अपना कुछ नहीं है। उसको या तो उसके गांव के नाम से बुला दो, या उसके पति के नाम से बुला दो, या उसके बच्चे के नाम से बुला दो। हमारी मनुस्मृति है, कुछ उसमें बातें ऐसी भी लिखी हैं जो आज भी उपयोगी हैं, पर बहुत सारी बातें उसमें ऐसी हैं जो सर्वथा त्यागने योग्य हैं। जिसमें से एक बात यह है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में मनुस्मृति ये बात बोलती है। बोलते हैं जब छोटी हो तो पिता पर, और जब उम्र बढ़ जाए, ब्याह हो जाए तो पति पर, फिर पति मर जाए तो पुत्र पर। उसको हमेशा आश्रित रहना चाहिए, उसको स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। धन गिना जाता था, तो किसी के पास कितना धन है, तो उसमें एक ये भी होता था स्त्री धन। क्योंकि पहले बहुविवाह प्रथा भी थी, आप कितनी भी स्त्रियां कर सकते थे। बाल विवाह, बहुविवाह एक साथ चलते थे। तो छोटी बच्ची को ले लो, उससे ब्याह कर लो, फिर मन भर जाए दूसरी ले लो, उससे ब्याह कर लो। और ये सब जो कुल मिला करके तुम्हारे पास
जमा हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्त्री धन। वैसे ही तुम्हारे तबेले में और गौशाला में उसको बोलते थे पशुधन, कि गाय भैंस कितनी है, बकरियां कितनी है, वो सब पशुधन होता था। स्त्रियां कितनी है, वो स्त्री धन होता था। तो धन, माल, संपत्ति, चेतना नहीं, पदार्थ। महिलाओं के हाथ में ताकत आती है तो वो कुछ ऐसा ही बर्ताव पुरुषों के साथ भी करती हैं। बात लिंग की नहीं है, बात लोभ की है, बात स्त्री होने की नहीं है, बात स्वार्थ की है। स्वार्थ पुरुष का होगा तो वो दूसरे को बंधक बना के उसका भोग करेगा। स्वार्थ स्त्री का होता है तो वो भी पुरुष को बंधक बनाती है और उसका अपने तरीके से भोग करती है। देखो, सुरक्षा के नाम पर बरगद के पेड़ को गमले में नहीं बांध देते और हम बोलें कि हमें तुझसे प्यार बहुत है और हम तेरे गमले को इंद्रधनुषी रंगों में पोत देंगे। बरगद था, उसको बना दिया पापा की बरी। अरे उसे बरगद होना था और तुमने उसको क्या बना दिया है, क्यूट सी बरी। और बोल रहे हो कि ये तो मैं बहुत परवाह करता हूं, ये तो मेरे प्रेम की बात है कि मैं इसको जमीन नहीं दे रहा गहरी और आसमान नहीं दे रहा खुला, मैं इसको अपने गमले में रखता हूं। और ये सवाल तो अभिभावकों को और जो भी लोग हैं, पुरुष घर के, भाई हो, पति हो, उन्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा। आप जो बंदिशें वगैरह लगा रहे हैं सुरक्षा वगैरह का हवाला देकर, उन बंदिशों में उस लड़की या उस महिला की भलाई कितनी है और आपका स्वार्थ कितना है, ये तो आपको ईमानदारी से खुद से ही पूछना पड़ेगा। ईमानदारी से खुद से पूछना पड़ेगा। आपने जो बंदिश लगाई है वो सचमुच उसकी भलाई के लिए लगाई है या अपने स्वार्थ के लिए लगाई है? पूछिए अपने आप से, मैं क्या जवाब दूं इसका। पता नहीं अब होता है कि नहीं, पहले होता था, लड़की की शादी तय हो जाती थी और अभी ब्याह का दिन महीना, 2 महीना, 3 महीना भी दूर है तो उसका कर देते थे कि तू घर से कम निकला कर। और जैसे जैसे शादी की तिथि पास आती जाती थी तो उसका निकलना बिल्कुल ही बंद कर देते थे, कि बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। अब ये वो जो बाहर नहीं जा रही है, ये उसकी भलाई के लिए किया गया है या बात कुछ और है, पता नहीं। जो ये वर्जना लगा रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम तो प्यार करते हैं उस लड़की से, वो इसका जवाब दें कि ये तुम्हारा प्यार है कि क्या है। प्रकृति ने शरीर को स्त्री के थोड़ा ऐसा बनाया है कि भावनाएं उसके केंद्र के ज्यादा पास रहती हैं, क्योंकि उसको पहले गर्भ रखना है बहुत महीनों तक, वो भी हो सकता है 1 नहीं 5 बार, और उसके बाद बहुत महीनों सालों तक वो शिशु की देखभाल करनी है। ये सब काम कोई विचारक हो तो उसको करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वो विचार करेगा, पूछेगा कि ये सब क्या है, क्यों है, इतना मुझे धीरज रखने को क्यों कहा जा रहा है, ये जो मैं इतना कष्ट उठा रहा हूं और इतना जो मैं बंधन पाल रहा हूं, क्यों पाल रहा हूं। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि महिला थोड़ी ज्यादा भावुक होती है, विचार पीछे आता है, भावना थोड़ा पहले आ जाती है। बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। ये ना कोई कह दे कि मनुष्य विचार पुरुष विचार पर चलता है और स्त्री भावना पर चलती है, हम ऐसी बाइनरी बात नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा अंतर होता है, वो निश्चित रूप से होता है, ईमानदारी से मानना पड़ेगा। तो उसको जब बोला जाता है, देखो बेटी हम तो तुमसे प्यार करते हैं, बिटिया तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी सिक्योरिटी की खातिर हम तुम पे बंधन लगा रहे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं ना। और खासकर अगर ये बात एक भावुक चेहरे और नम आंखों के साथ बोली जाए तो लड़की मान भी लेती है। बात समझ रहे हैं? और फिर यही जो फिर भावुकता है, ये उसका खूब शोषण कराती है, और चूंकि इससे उसका शोषण होता है तो पुरुषों को स्त्री की भावुकता बड़ी पसंद आती है। तो महिलाओं की जो भावुकता होती है वो पुरुषों को बहुत पसंद आती है। सारी शायरी इसी बारे में है कि देखो महिला कितनी भावुक है। मुझे एक आप पूरी गजल नज्म छोड़िए, शेर बता दीजिए जिसमें किसी महिला की वैचारिकता की प्रशंसा करी गई हो कि वाह क्या विचार करती है, क्या गहरा इसका ध्यान है।
लगातार तारीफ करी जाती है उसके शरीर की और उसकी भावुकता की। शर्मा जाती है, लजा जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। वो मेरे साथ थी, अंधेरी रात थी। हाँ, बिजली कड़क गई, वो मुझसे चिपक गई। हिरनी सी उसकी आंख थी, अंधेरी रात थी। हिरनी सी उसकी आंखों में डर उतर आया क्योंकि बिजली कड़क गई, और बिजली कड़क गई तो मुझसे चिपक गई। अगर उसके डर के कारण वो आपसे चिपकती है तो आपको उसका डर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हमने परंपरा से, संस्कृति से उसके डर को प्रोत्साहित ही करा है। शादी के लिए लड़के वाले आए हैं तो लड़की का गुण कैसे बखाना जाता है? एकदम गाय है। गाय है माने क्या? नहीं, दूध तो बात नहीं। अब जल्दी से, गाय है माने क्या? जिधर हांको उधर चल देगी, सींग नहीं मारती। और ये गुण है। और ये बात फिर महिलाएं स्वयं भी आत्मसात कर लेती हैं कि हमें तो तारीफ तब मिलेगी जब हम गाय होंगे, और तारीफ की हम भूखे हैं। तो अगर गाय बनने से ही तारीफ मिलनी है तो हम गाय ही बन जाते हैं, वो गाय ही बन जाती है। सोचो, झुन्नू देखने गया और धनिया का बाप बोलता है शेरनी है, फाड़ देती है। झुन्नू करेगा ब्याह? खप खत्म। और गाय बोलते ही बिल्कुल उसको चाय याद आ जाती है। बात समझ रहे हो? कभी वो जाती है तो उसकी ऐसे तारीफ होती है कि प्रखर मेधा, तीव्र बुद्धि, अति कुशाग्र होती है। तो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है। अब कढ़ी बनाने में कौन सी मेधा चाहिए? तो उसने मेधा विकसित करी भी नहीं, उसने कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाते हैं। बहुत इस मुद्दे पर मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि ये बात इतनी साफ है कि इसमें समझाया क्या जाए। जिसको ना दिखे वो या तो मूर्ख है या धूर्त है। इसमें क्या बताया जाए? तो बहुत जाहिर सी बात है, ये क्या चल रहा है। सुरक्षा दे दी जाती है। महिलाएं और बच्चे कृपया पहले बाहर निकलें। मिल गई सुरक्षा। और कोई महिला नहीं बोलती कि आप मां ने हमारा बच्चों के साथ क्यों नाम लिया रे? बच्चा होगा तेरा बाप। कैसे बोल दिया कि महिलाएं और बच्चे पहले निकले? क्यों जबरदस्ती हमारे लिए सीट आरक्षित कर रहे हो कि यहां बैठ जाइए, ये महिलाओं की सीट है? वो वजन उठा सकती है, वो बॉक्सिंग लड़ती है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, वो जिम्नास्टिक्स खेलती है। उसके लिए तुम सीट क्यों बांध रहे हो कि वो सीट पे जाकर के बैठे? पर बड़ा अच्छा लगता है, सीट मिल गई। अब सीट अगर मिल गई है तो फिर टिकट से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत भी चुकाओगे। इससे अच्छा होता कि यात्रा खड़े खड़े पूरी कर लेते। ये जो आरक्षित सीट मिलती है ना, आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाती हैं। लेडीज फर्स्ट। और जो शिवलरस लोग होते हैं वो उतर के दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। फिर धनिया उतरती है अपना लंबा चौड़ा लबादा लहंगा लेके और ऐसे पूरा समेटते हुए। कुत्ता भी दौड़ा ले, कुत्ता छोड़ दो, पिल्ला दौड़ा ले, पता ही नहीं चलेगा, दौड़ ही नहीं पाओगी। और पिल्ले की और आफत होगी, और दौड़ाएगा वो कहीं घुस गया नीचे, समझ में नहीं आएगा निकलूं कैसे बाहर। इतना मामला फैला रखा है। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, पिल्ला खो गया। सिर्फ हंसने की बात है। चिटियां कलाइयां, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? तो पुरुष तो आए तो हम कहते हैं ये जो 2.5 किलो का घूंसा है, और उसको बोलते हैं कि नाजुक उसकी और गोरी गोरी कलाइयां, उस पे डाल दो हरी हरी चूड़ियां। उसका क्या है? 2.5 किलो का घूंसा। और इसका क्या है?
गोरी और नाजुक कलाइयां। तो अब समीकरण क्या बैठेगा खुद ही देख लो। उसके पास 2.5 किलो का घूंसा है और तुम्हारे पास नाजुक कलाई है, तो अब जो होना है वो सामने है। अभी नई बात सुनने को मिली, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। इससे उनमें आक्रामकता आ जाती है, क्योंकि जिम जाएंगी तो कहेंगी ऐसे थोड़ी करना है। उसको तो कितना भी कुछ हो रहा हो शरीर में, बिल्कुल मौन रहना है। ये आवाज कैसे आ गई? ये तो ग्रंट जो है ये तो पुरुषों के लिए है। ये सचमुच है कि ये आचार्य सब लड़कियों को बिगाड़ रहा है, जिम जा रही हैं। अरे मसल वसल निकल आएगी, मर्दाने हाथ हो जाएंगे। लड़की तो कोमल और नाजुक ही भाती है। अच्छा, और फिर कोमल और नाजुक है और ऑस्टियोपोरोसिस से मरेगी। किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या बोलता है वेदांत? मजबूरी जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आपके पास बंधन है तो आपने चुने हैं अपनी बेहोशी में। मुक्त होना है तो जो चुना है उसको पलटिए। पुरुषों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। बेहोशी जितनी इधर है उतनी ही उस दूसरे लिंग में भी बेहोशी है, उसको क्या दोष दें? वो खुद कौन सा बहुत सुख मना रहा है? जो किसी दूसरे का शोषण करता है वो खुद क्या सुख में जीता है? कष्ट आप नहीं झेल सकते तो मुक्ति आपके लिए नहीं है। पुरुषों की भाषा में तो आपका सौंदर्य आपके लंबे लंबे काले बालों और काले काजल में है। 90% कॉस्मेटिक्स महिलाएं खरीद रही हैं। कॉस्मेटिक्स की पूरी जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो महिलाओं के बूते चल रही है। कितनी अजीब बात। और कॉस्मेटिक्स की दुकान में मेला लगा रखा है। क्या बन रही हो? ताकत कुछ नहीं, सजना सवरना भरपूर। ये किस बात की निशानी है? दुनिया की कुल संपत्ति का 5% भी महिलाओं के पास नहीं है। 5% भी नहीं है। भारत में कॉरपोरेट सेक्टर में टॉप मैनेजमेंट में महिलाएं 10% भी नहीं है। तुम किसी को गाय बना करके घर में रख लोगे तो फिर गाय पालनी भी तो पड़ेगी। पहले पहले तो बहुत अच्छा लगा, गाय ले आए गाय ले आए, अब पालो। तो पुरुष भी अपनी झूठी मालकियत की बड़ी भारी कीमत चुकाता है। हाँ, उसको एक झूठा गुमान रहता है कि मैं तो मालिक हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो बात को, अपने आप को इंसान समझो और इंसान की नजर से देखो। अपने आप को पुरुषों की नजर से देखना बंद करो। सबसे गहरी गुलामी वो होती है जो इतनी आत्मसात कर ली जाती है कि गुलाम को लगने लगता है कि वो आजाद है।